नमस्कार। 2 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं दिलशाद। समाचारों में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं उन खबरों पर जो दिन भर बनी रही सुर्खियां यानी हेडलाइंस पर एक नजर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट को लेकर प्रदेश भर में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के दिए निर्देश। कहा, सावधानी और सतर्कता ही कोविड नियंत्रण का आधार। दिल्ली हिंसा के बाद प्रदेश में हाई अलर्ट। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने पुलिस अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमणशील रहने और अतिरिक्त सतर्कता बरतने के दिए निर्देश। आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के 4 साल हुए पूरे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने मेरठ में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का किया दौरा, योग कार्यक्रम में लिया हिस्सा। और बढ़ते तापमान ने जनजीवन किया बेहाल। राजधानी लखनऊ सहित कई जिलों में पारा 42 डिग्री सेल्सियस के पार। मौसम विभाग ने दी चेतावनी, हीट वेव से बचने के लिए बेवजह ना निकलें घरों से। और अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सावधानी और सतर्कता ही कोविड नियंत्रण का आधार है। उन्होंने कहा, कोरोना संक्रमण से बचाव और उपचार की व्यवस्थाओं को निरंतर सुदृढ़ रखे जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोविड टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। 12 से 14 वर्ष और 15 से 17 आयु वर्ग के टीकाकरण की प्रगति संतोषप्रद है और इसे तेज किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सीमावर्ती कुछ जनपदों में बीते कुछ दिनों से कोविड के केस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के जिले में इसका असर है। गौतम बुद्ध नगर में 70 और गाजियाबाद में 11 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत एनसीआर स्थित प्रदेश के जिलों को अलर्ट मोड पर रखा जाए। जनपद गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में कोविड पॉजिटिव पाए गए मरीजों की सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाए। साथ ही इन जनपदों के जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्साधिकारी से संवाद स्थापित कर स्थिति की गहन समीक्षा की जाए। मुख्यमंत्री टीम 9 की बैठक में प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में अवगत कराया गया कि पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना संक्रमण के 106 नए मामले सामने आए हैं और इसी अवधि में 37 व्यक्तियों को सफल उपचार के उपरांत डिस्चार्ज भी किया गया है। वर्तमान में प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 507 है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 73,881 कोरोना टेस्ट किए गए। अब तक राज्य में 10,97,49,617 कोविड टेस्ट संपन्न हो चुके हैं। राज्य में गत दिवस तक 30,69,51,000 से अधिक कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी हैं। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में 12,69,15,000 से अधिक लोगों को टीके की दोनों डोज देकर कोविड सुरक्षा कवच प्रदान किया जा चुका है। इस प्रकार 86.09% लोग कोविड टीके की दोनों डोज ले चुके हैं। 15,28,36,000 से अधिक लोगों ने कोविड वैक्सीन की पहली डोज प्राप्त कर ली है। और अब आपको बता दें कि दिल्ली में हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा के बाद हुई हिंसा पर उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने प्रदेश के सभी पुलिस अधिकारियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हमारा दिल्ली के पुलिस अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बना हुआ है। गाजियाबाद और बागपत में पुलिस सक्रिय है। गौरतलब है कि दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में 2 समुदायों के बीच हनुमान जन्मोत्सव के समय निकाली गई शोभा यात्रा पर पथराव के बाद हिंसा भड़क उठी थी। अपर पुलिस महानिरीक्षक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि इसे लेकर पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अपने क्षेत्र में पूरी सतर्कता बरतें और लगातार भ्रमणशील रहें। खुफिया एजेंसी को भी सतर्क रखें और हर क्षेत्र की किसी भी तरह की घटना ना होने दें।
आपको बता दें कि आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर शुरू होने के 4 साल पूरा होने के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने देश भर में 1 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर ई संजीवनी डेली परामर्श सुविधा कल इसका शुभारंभ किया है। इस सुविधा के अब तो दूर दराज के गांव में रहने वाले आम आदमी को भी जिला अस्पताल और एम्स जैसे बड़े अस्पतालों की डॉक्टरों की सलाह मिल सकेगी। देश की ई क्लॉक से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से ई संजीवनी टेली कंसल्टेशन से जुड़ गए हैं। सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रम के सिलसिले में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज मेरठ में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का उन्होंने दौरा किया। योग कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद कहा कि प्रदेश में 1,17,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर संचालित हैं। देश के 1 लाख से 17,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर योगा अभ्यास का कार्यक्रम आयोजित किया गया और आने वाला 1 सप्ताह तक देश के सभी ब्लॉक स्तर पर हेल्थ मेला का आयोजन किया जा रहा है। सभी देश की जनता को मेरा आग्रह है कि हेल्थ मेला में भाग लेके अपने कोई शारीरिक या तो हेल्थ के संदर्भ में समस्या हो तो अवश्य स्क्रीनिंग करवाइए और सारवार करवाइए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दौरे के दूसरे दिन गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवा आश्रम में जनता दरबार लगाकर जनता की समस्याओं को सुना। मुख्यमंत्री ने फरियादियों की फरियाद सुनकर अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उसके बाद गोरखपुर आयुक्त सभागार में मुख्यमंत्री जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करने पहुंचे, जहां पर उन्होंने जनपद एवं मंडल में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। दिल्ली में हुई हिंसा को देखते हुए प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने और किसी तरह की लापरवाही न हो पाए, इसके लिए निर्देशित किया। देश में बढ़ रहे कोरोना के मरीजों को देखते हुए प्रदेश में स्वास्थ्य अधिकारियों को अलर्ट रहने के लिए कहा और कोविड वैक्सीनेशन युद्ध स्तर पर लगाए जाने के लिए निर्देशित किया। और विद्युत दुर्घटना में हुई कलावती देवी के पुत्र की मौत पर उनके परिजनों को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है, जबकि उर्मिला देवी के पति की आकस्मिक मृत्यु पर मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 2 लाख की आर्थिक मदद प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास में असंगठित श्रमिकों के योगदान को अहम बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बताया कि देश के विकास में हमारे असंगठित श्रमिक भाई बहनों की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे करोड़ों कामगारों के जीवन को आसान बनाने के लिए हमारी सरकार सदैव प्रयास कर रही है। इन नई योजनाओं से जहां उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हुई, वहीं इस समय महामारी के दौरान भी मदद के लिए कई और कदम उठाए गए। मोदी सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों से जुड़े हुए कई कल्याणकारी पहल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस ट्वीट में एक तस्वीर भी शेयर की है, जिन्हें उन्हें असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के हित में सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदमों का उल्लेख किया गया है। प्रधानमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा समावेशी विकास शीर्षक वाली इस तस्वीर में सरकार की पहल का जिक्र किया है। आइए देखते हैं श्रमिकों के हित में कौन कौन से अहम कदम अब तक उठाए गए हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देश में आर्थिक सेवाओं का अभूतपूर्व विस्तार किया है। यही नहीं,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से केंद्र सरकार ने आर्थिक सेवाओं के विस्तार से समावेशी विकास की रफ्तार को भी तेज किया है। आज देश में सबके लिए बैंकिंग उपलब्ध है। प्रधानमंत्री जनधन योजना से गरीबों को भी बैंकिंग के लिए सहूलियत मिली है। देश में इस योजना के तहत अब तक 45 करोड़ खाते खुले हैं। 2 लाख रुपए के मुफ्त दुर्घटना बीमा के साथ 31 करोड़ 6 लाख रुपए कार्ड भी जारी किए जा चुके हैं। जनधन आधार मोबाइल से व्यवस्था को पारदर्शी बनाया गया है। आज योजनाओं का लाभ बिना किसी बिचौलियों के लाभार्थियों तक सीधा पहुंच रहा है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की सुविधा ने महामारी की चुनौतियों के बीच गरीबों और जरूरतमंदों के आर्थिक हितों को सुनिश्चित करने में मदद मिली है। सबके लिए पेंशन और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हुए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मात्र 12 रुपए के सालाना प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का बीमा दुर्घटना उपलब्ध कराया गया है। अब तक इसके तहत 28 करोड़ 19 लाख लोग इस योजना से जुड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 330 रुपए के सालाना प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा मिल रहा है। अब तक 12 करोड़ 66 लाख लोग इस योजना में शामिल हो चुके हैं। अटल पेंशन योजना से 60 वर्ष की आयु से मासिक पेंशन की सुविधा दी जा रही है। अब तक 4 करोड़ से अधिक लाभार्थी पंजीकृत किए जा चुके हैं और देश में केंद्र सरकार ने सबके लिए सहज ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाभार्थियों के 34 करोड़ 42 लाख खातों के लिए 18 लाख 60 हजार से अधिक का ऋण दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ज्योतिष व आयुर्वेद के बीच परस्पर गहरा संबंध है। ये दोनों प्राचीनतम भारतीय ज्ञान परंपरा की धाती हैं। आयुर्वेद और ज्योतिष के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने के लिए नए संस्थान खोले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में आयोजित ज्योतिष एवं आयुर्वेद महासमागम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय मनीषा में वनस्पतियों से औषधि एकत्र करने और औषधियों को रोगी को देने का भी मुहूर्त निश्चित होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हमने आयुर्वेद और ज्योतिष के अपने प्राचीनतम ज्ञान की अनदेखी की तो हम पिछड़ने लगे। भारतीय मनीषा कर्म प्रधान है। कर्म सकारात्मक होगा तो भाग्य प्रबल होता जाएगा। कि गोरखपुर में ये होना चाहिए होना नहीं चाहिए, वो पहले ही हो चुका। हम लोगों ने गोरखपुर में महायोगी गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय भी दे दिया है और इसका सत्र भी इस सत्र में प्रारंभ होने जा रहा है। यानी हम पराविद्या पर तो पहले से कार्य कर रहे थे, लेकिन पराविद्या सामान्य व्यक्ति के लिए थोड़ा कठिन जरूर होगा। यद्यपि भारत के लोगों के लिए बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि हम तो जन्म से ही इसके साथ जुड़े होते हैं। हमारे यहाँ जो जन्म से ही हमें ये माना जाता है, अब मंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलो अनौषध है। यानी यहाँ हम ही लोग बोल सकते हैं, दुनिया में कोई और नहीं बोल सकता है। हमने हर अक्षर को मंत्र माना, हमने हर वनस्पति को औषधि के रूप में माना है। और लेकिन उस पराविद्या के बारे में जानकारी लेने के लिए, यानी उस भौतिक ज्ञान, उस आध्यात्मिक ज्ञान की जानकारी लेने के लिए हमें अपरा विद्या में जाना पड़ेगा। और अपरा विद्या के लिए ही ये सारे साधन उपलब्ध कराए गए हैं। भारत में शिक्षा की जितनी व्यवस्थाएं हैं, जितना कुछ भी है, ये सब इन्हीं सब बातों को लेकर के प्रस्तुत की गई है। और बाराबंकी में एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चलाया गया। मादक पदार्थों की तस्करी में कुख्यात जैतपुर थाना क्षेत्र के हिस्ट्री शीटर और गैंगस्टर एक्ट के वांछित मार्फीन तस्कर शहीम उर्फ कासिम के अवैध निर्माण को ढहा दिया गया। पुलिस प्रशासन ने बुलडोजर से ग्रामीण की मौजूदगी में तस्कर के अवैध मकान को ढहाने का काम किया। वहीं जिले के अपर पुलिस अधीक्षक पूर्णेंदु सिंह ने बताया कि जैतपुर थाने के मार्फीन तस्कर व हिस्ट्री शीटर शहीम गैंगस्टर के मामले में फरार है।
सरकारी भूमि में उसके अवैध निर्माण को ढा दिया गया है। शीघ्र ही उस पर इनाम घोषित कर गिरफ्तार किया जाएगा। जनपद बाराबंकी के थाना जैतपुर स्थित टिकरा उस्मा का रहने वाला शहीम उर्फ कासिम, जो एक मार्फिन तस्कर है और थाना जैतपुर का हिस्ट्री शीटर है, वह एक गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में फरार चल रहा है। इसके द्वारा सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके भवन बनाया गया था। राजस्व टीम द्वारा विधिक कार्रवाई करते हुए कब्जा कर बनाए गए भवन को ढहा दिया गया है। शीघ्र ही इसके विरुद्ध पुरस्कार घोषित करते हुए इसको गिरफ्तार करने का प्रयास किया जाएगा। और झांसी रेलवे स्टेशन का नाम एक बार फिर से बदला जाएगा। स्टेशन के नए नाम का से जिस झांसी शब्द को हटाया गया था उसको फिर से जोड़ा जाएगा। शनिवार को स्टेशन के निरीक्षण के लिए पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि स्टेशन का नाम झांसी रहेगा और रानी लक्ष्मीबाई भी रहेगा। पहले झांसी स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन रेलवे स्टेशन कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि झांसी नाम जुड़वाने के लिए स्थानीय सांसद अनुराग शर्मा लगातार प्रयास कर रहे हैं। रेल मंत्री अपने 2 दिवसीय दौरे पर खजुराहो गए थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का विजन है कि देश के कोने कोने में कारीगर शिल्पकार हैं, उनको रेलवे के जरिए एक माध्यम मिले। इसलिए उन्होंने वन स्टेशन वन उत्पाद कॉन्सेप्ट को बजट में शामिल किया है। इस योजना को झांसी स्टेशन पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि देश के कोने कोने में जो हमारे कारीगर हैं, शिल्पकार हैं, हस्तशिल्पी हैं, उनके प्रोडक्ट्स को रेलवे के जरिए से एक माध्यम मिले। इसीलिए उन्होंने वन स्टेशन वन प्रोडक्ट का एक कॉन्सेप्ट इस बजट में अप्रूव किया। ये आप जो आज झांसी में देख रहे हैं, ये एक पायलट प्रोजेक्ट है। अब इससे हमको जो लेसन्स लर्निंग्स मिलेगी उसके बेसिस में देश भर में बड़े पैमाने पे लोकल महिला स्वयंसेवी संस्था हो गई, शिल्पकार हो गए, हमारे जितने भी कारीगर हो गए, उनके प्रोडक्ट्स को रेलवे स्टेशंस पे प्राधान्य दिया जाएगा। जनपद कानपुर देहात में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला और पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी द्वारा मनाई गई बाबा साहब की 131वीं जयंती में मुख्य अतिथि के रूप में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री व कन्नौज से बीजेपी विधायक असीम अरुण कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि योगी सरकार द्वारा दी गई समाज कल्याण की जिम्मेदारी को पूरी मेहनत और निष्पक्षता से सबके साथ विकास करने की बात कही। भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी के नेतृत्व में मोदी की विजन पर चलते हुए दृढ़ संकल्पित है कि हम लोग अवसर की समानता को और आगे बढ़ा रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने यही राह दिखाई थी, समानता और अवसर की समानता। ये दो बातें बाबा साहब ने अपने भाषण में, अपने साहित्य में बार बार कही। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी जी के नेतृत्व में मोदी जी के विजन पर चलते हुए इसी बात के लिए दृढ़ संकल्पित है कि हम लोग अवसर की समानता को और आगे बढ़ा रहे हैं, समानता की ओर बढ़ रहे हैं, बराबरी की ओर बढ़ रहे हैं। पिछले 5 साल में बहुत अच्छे कार्य हुए, जिसका परिणाम हमने विधानसभा चुनाव में देखा कि मोहर लगी विकास के ऊपर, सुरक्षा के ऊपर और राष्ट्र के सम्मान के ऊपर। लेकिन आने वाले अब 5 साल में इसको और ऊंचाइयों पे हम लोग लेकर के जाएंगे। लोग बाबा साहब के जो भी हमारे बाबा साहब ने जो कानून बनाया है उस प्रकार पर पंडित करने के लिए योगी सरकार, मोदी सरकार तत्पर है और हम लोग आगे से भी ये काम कर रहे हैं। अगर कुछ दिल में ठान लो और करने की हिम्मत हो तो उम्र मायने नहीं रखती। ऐसा ही कुछ करके दिखाया है 10 साल की काजल ने, जो दौड़ लगाकर प्रयागराज से 5 दिन का सफर तय करके लखनऊ पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उसने मुलाकात की। काजल ने मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बात को रखा। प्रयागराज से लखनऊ तक का सफर दौड़कर पूरा करने वाली काजल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी शिकायत की। 10 साल की बच्ची काजल का कहना है कि कई मैराथन दौड़ में प्रतिभाग किया लेकिन सम्मान नहीं मिला। काजल की बात सुनकर मुख्यमंत्री ने तुरंत निवारण किया और सम्मान दिया। प्रयागराज से लखनऊ गई थी, अरे दिल्ली गई थी, 720 किलोमीटर वहाँ पे भी सम्मानित नहीं किया गया, इसीलिए प्रयागराज से यहाँ पे आने वहाँ से। ये पहले से भी दौड़ती है 42 किलोमीटर, 65 किलोमीटर। थोड़ा गर्मी की वजह से दिक्कतें हुई, रात में सुबह 5 बजे 4:30 बजे उठ के दौड़ना शुरू कर देती थी। मौसम गर्म था, थोड़ा दिक्कत तो होना ही था, तो होगा दिक्कत, लेकिन दौड़ के आएगी।
जैसे सपना हो कि मिलना है और सपना पूरा हो जाए ऐसा लग रहा है। वो एडमिशन इसका वहाँ स्टेडियम के लिए बोल दिया गया है और मुख्यमंत्री महोदय जी अपने हाथों से फूल दिए हैं, कपड़ा उपड़ा दिए हैं। और जैसा आप जानते हैं कि बढ़ते तापमान के साथ लू ने लोगों को परेशान कर दिया, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने बढ़ते तापमान को देखते हुए अगले एक सप्ताह तक राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में हीट वेव की चेतावनी जारी की है। साथ ही कहा है कि धूप में बेवजह घर से बाहर ना निकलें। शनिवार को अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के निदेशक जेपी गुप्ता ने बताया कि अगले सप्ताह तक तापमान 41 से 42 डिग्री सेल्सियस तक बना रहेगा। बारिश की अभी कोई आसार नहीं है। लोग लू से बचने के लिए बेवजह घरों से बाहर न निकलें। प्रदेश के कई हिस्सों में लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर, आगरा, मेरठ सहित कई शहरों में पारा 41 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। मौसम का ये रूप देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि आगे कई गुना ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है। लोग गर्मी से बचने के लिए शिकंजी, कोल्ड ड्रिंक जैसी चीजों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों की प्यास नहीं बुझ रही है। वहीं देश के कई इलाकों में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। इन सब के बीच 19 अप्रैल तक एक नई पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर भारत में पहुंचने की उम्मीद है। पिछले 24 घंटे के दौरान पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ जगहों पर भारी से बहुत बारिश भी हुई है। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, आंतरिक तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। जम्मू कश्मीर, गिलगिट, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की बारिश हुई। ओडिशा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के बाकी हिस्सों के अलग अलग हिस्सों में गरज के साथ छींटे देखे गए। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों के कुछ हिस्सों में लू का भी प्रकोप दिखा गया। अगले 24 घंटों की बात करें तो इस दौरान पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में लू चलने की संभावना है। असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, केरल और दक्षिण कर्नाटक के कुछ हिस्सों में 1 या 2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में गरज के साथ छींटें पड़ सकती हैं और हल्की बारिश हो सकती है। मथुरा धर्म की नगरी वृंदावन हनुमान जन्मोत्सव पर राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने वृंदावन बालाजी देवस्थान मंदिर का उद्घाटन किया। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वृंदावन बालाजी देवस्थान के संस्थापक आध्यात्मिक गुरु डॉक्टर अनुराग कृष्ण पाठक हनुमान जी के कितने बड़े भक्त हैं, ये उनके प्रवचनों में ही नजर आता है। उन्होंने कहा कि इस भूमि की खासियत ये है कि पॉजिटिविटी की अनुभूति होती है। ऐसी भूमि पर हनुमान जी के इस मंदिर में आकर हर व्यक्ति को आध्यात्मिक संजीवनी मिलेगी। सबने अपेक्षा एक ही है कि नीम करोड़ी बाबा की प्रेरणा से प्रेरित होकर डॉक्टर अनुराग कृष्ण पाठक ने हनुमान जी का एक भव्य मंदिर उनके 5 भाइयों के साथ बनवाया है। निश्चित रूप से ये हर भक्त के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। अब तो इतना ही नहीं तो एक हनुमान चालीसा स्तंभ भी बनाया गया है, जिस स्तंभ पर पूरी हनुमान चालीसा वर्णित है। और बड़ा भव्य और स्वाभाविक रूप से अपनी तरफ लोगों को आकृष्ट करने वाली है। हनुमान जी के उनके जन्मोत्सव पर इस मूर्ति का स्थापना होना
बहुत ही उसका मान्य होता है। और यहाँ पे ब्रिज लोगों के लिए मैं सबको मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। इस पुण्य धरती में जय राधे राधे श्याम। तो सबको मैं यही कहना चाहती हूँ कि जहाँ पे हनुमान जी होते हैं वहाँ कोई कष्ट या कोई दुख कुछ भी नहीं रहता है। हमीरपुर में उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने केंद्र सरकार द्वारा संचालित नमामि गंगे परियोजना के तहत संचालित परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कर अधिकारियों के साथ समीक्षा की, जिससे कि 2024 तक बुंदेलखंड के जनपद हमीरपुर के प्रत्येक गांव को हर घर जल योजना के अंतर्गत हर घर में नल द्वारा पानी पहुंचाया जा सके। जनपद हमीरपुर में जल शक्ति मंत्री के पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। इसके बाद कैबिनेट मंत्री जनपद हमीरपुर से सुमेरपुर विकासखंड के पतियोरा डांडा पेयजल योजना के लिए बनाई जा रही परियोजना का स्थलीय निरीक्षण उन्होंने किया और जिले के संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। मिशन है कि 2024 तक प्रत्येक घरों को में नल पहुंचाना चाहिए और नल में जल होना चाहिए। पहले बुंदेलखंड की स्थिति थी कि पानी के अभाव में लोग दम तोड़ देते थे, जीवन सुरक्षित नहीं रहता, ट्रेन से पानी मंगवाना पड़ता था और अभी ट्रेन सपा शासन में आने नहीं देते थे, पानी नहीं आने देते। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने तय किया कि देश के अंदर प्रत्येक घरों तक नल पहुंचाना है और नल में जल पहुंचाना है। उसी के निमित्त 2024 तक ये काम पूरा करना है बुंदेलखंड में और 2022 का लक्ष्य है सामने कि कुछ घरों में कुछ गांवों में ऐसे पानी पहुंचाया जाए। उसी के तहत आज देखने आया था, काम स्पीड में चल रहा है। देखने के बाद ये अनुभव हो रहा है कि सितंबर तक हम लोग प्रत्येक गांव, हमीरपुर के प्रत्येक गांव में पानी सप्लाई दे देंगे। मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत बरेली पुलिस ने महिलाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से स्कूटी रैली का आयोजन किया। रैली को श्वेता यादव क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम और डॉक्टर दीपशिखा सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली में पुलिस की महिला अधिकारियों के साथ तमाम महिला कांस्टेबल भी शामिल रही। ये रैली गांधी उद्यान से शुरू होकर शील चौराहे पर जाकर समाप्त हुई। इस रैली का उद्देश्य महिला अपराध से जुड़े हर पहलू पर महिलाओं की मदद करना और इस बात का एहसास कराना कि पुलिस उनके साथ है। आईजी रमित शर्मा ने बताया कि इन दिनों मिशन शक्ति कार्यक्रम चल रहा है। महिलाओं की सुरक्षा और उनमें विश्वास जगाने के लिए एसएसपी बरेली के नेतृत्व में दोनों महिला सीओ द्वारा महिलाओं को जागरूक करने के लिए एक रैली आयोजित की गई जो जनता में जागरूक करेगी। मिशन शक्ति के अंतर्गत आज बरेली पुलिस ने एक रैली निकाली है, ऑल विमेन स्कूटी रैली है ये, जिसको फ्लैग ऑफ है ना आईजी सर और एसएसपी सर ने किया गया है। और हम इसके थ्रू महिला जागरूकता अभियान के लिए उनको चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, महिला हेल्पलाइन नंबर और बेसिकली ये है कि आप पुलिस के पास आके अपनी समस्याएं बोल सके, इसके लिए एक अवेयरनेस रैली निकाली गई है। ये रैली निकली है गांधी उद्यान से और ये प्रेमनगर के शील चौराहे तक जाएगी। ये सारी महिलाओं द्वारा एसआई रैंक से लेके कांस्टेबल रैंक तक सभी महिलाएं हैं और उन्हीं ने चलाई गई है और इसके अंतर्गत वो अपनी स्कूटी के थ्रू जाएंगी, कई कई जगह रुक के महिलाओं को अवेयरनेस के लिए बताया जाएगा। मिशन शक्ति चल रहा है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनमें कॉन्फिडेंस जागृत करने के लिए। इसके लिए आज एसएसपी बरेली के नेतृत्व में जो सीओ साहिबा हैं दीपशिखा जी और सीओ फर्स्ट दोनों जो महिला सीओ हैं, इनके द्वारा जागरूकता के लिए एक रैली आयोजित की गई है जो जनता में जागरूकता करे। इसमें सवार महिला कांस्टेबल्स हैं, वो भी भेजी गई हैं, जिससे वो पूरे सिटी एरिया जनपद में अब वो कॉन्फिडेंस जागृत करें लोगों को और लोगों को पता रहे कि महिला सुरक्षा के लिए बरेली पुलिस और रेंज पुलिस के द्वारा क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या कार्रवाई की जाए। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट को लेकर प्रदेश भर में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के लिए निर्देश, कहा सावधानी और सतर्कता ही कोविड नियंत्रण का आधार।
दिल्ली हिंसा के बाद प्रदेश में हाई अलर्ट। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने पुलिस अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमणशील रहने और अतिरिक्त सतर्कता बरतने के दिए निर्देश। आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के 4 साल हुए पूरे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने मेरठ में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर किया दौरा और योग कार्यक्रम में लिया हिस्सा। और बढ़ते तापमान ने जनजीवन किया बेहाल। राजधानी लखनऊ सहित कई जिलों में पारा 42 डिग्री सेल्सियस के पार। मौसम विभाग ने दी चेतावनी, हीट वेव से बचने के लिए बेवजह ना निकलें घरों से। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।